गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम विदेशी बाजारों की बात करें, खासकर कि यूएस मार्केट्स की, वहां पे जोरदार तेजी देखने को मिली। एशियाई बाजार आज पॉजिटिव शुरुआत के साथ कामकाज कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी से भी यही संकेत मिल रहे हैं कि आज हमारे बाजार भी ऊपर की तरफ ही खुल सकते हैं और सस्टेनेंस जो है ऊपर के लेवल पे ये देखना होगा कि करेंगे या नहीं। लेकिन आज पूरे बाजार पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मिस्टर अम्बरीश बालिका, इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट है, मैं इनको मार्केट गुरु भी कहती हूँ बिकॉज ही हैज बीन ट्रैकिंग मार्केट्स फॉर सो लॉन्ग। उनकी एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे जो आपको जरूर हेल्प करेगी आपकी डिसीजन मेकिंग में। और हमारे दूसरे खास मेहमान है मिस्टर अमित हर्षेकर, डायरेक्टर Index Genius Investment Advisors and Fund Manager at नक्षत्र Alternative Investment Fund। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस पे। अमरीश, आई विल स्टार्ट विद यू। यूएस मार्केट्स तो ऊपर है क्योंकि वहां पे हमने जोरदार तेजी देखी। साथ ही नैस्डैक जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ डाउ जोन्स और S&P 500 को। इंडियन मार्केट्स काफी रेजिलिएंट हो गए हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे कोई शक नहीं है बिकॉज द काइंड ऑफ डेटा दैट वी आर गेटिंग आर signing indicating that we are comfortably placed। हाँ, inflation की दिक्कतें हैं जिसे RBI address कर रही है and the kind of initiatives that RBI and government is taking, we are decently placed against other emerging markets। आपको क्या लगता है यहाँ से इंडिया स्टोरी को लेके बाजार की दिशा कहाँ की तरफ जा सकती है? देखिए, I mean, if you're talking of long term one has to be bullish on India, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ दिखने को मिलेगा, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, I mean, which is decently successful and going ahead, we should see that also increasing. So from I think all these points, I mean, one has to be bullish on India. But short or medium term में मुझे लगता है कि जो global headwinds है, that I think will be some sort of an issue. Taiwan again can be an issue going ahead. I mean, there's a question mark on that. Rate hikes होने वाले हैं, some more, I think at least two more rate hikes across globally as well as in India. And at the same time, जो margin pressure हम लोगों ने इस quarter में देखा था, I think that will continue at least for a quarter more. तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से we have bounced back, I mean, very sharply in the last month and a half. So, I mean, I don't think this can last too long in the sense it cannot be sustainable, I mean, for the next 3 to 4 months. So before that, मुझे लगता है कि एक correction शायद आ सकता है. I mean, although I'm not saying that the markets can't move up from here, it can move up some more from here. Short covering हो रहा है, but then I would possibly utilize this rally to book to a certain extent. जो मैंने last 1.5-2 महीने में लिया है, I would book to a certain extent. Okay. गुड मॉर्निंग अमित, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपको क्या लगता है बाजार की दिशा आज कहाँ की तरफ जा सकती है? क्योंकि यूएस मार्केट से पॉजिटिव क्यों है, एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव पे टेरिटरी में कामकाज कर रहा है। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट्स टुडे? और अगर शॉर्ट टर्म में बात की जाए तो कहाँ की दिशा दिखती है आपको बाजार की? गुड मॉर्निंग गीतू जी। देखिए, हमें वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक मार्केट पेस लेवल पे भी। उसका एक रीजन ये है कि मार्केट में अभी जो रैली है वो काफी इंडेक्स स्पेसिफिक हो रही है। मोर गेन्स आप निफ्टी 50 स्टॉक्स में देख रहे हो कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट्स। कल भी उसका एक क्लियर अंदेशा था कि आपका जो निफ्टी 50 था वो 40 पॉइंट्स प्लस की क्लोजिंग आपने उसमें देखी, जबकि निफ्टी 500 इंडेक्स में सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़त आपने देखी। इसका मतलब है जो स्प्रेड है, स्प्रेड मतलब जो डिफरेंस ऑफ निफ्टी 500 वैल्यू और निफ्टी 50 इंडेक्स, वो स्प्रेड में बढ़ोतरी हुई है। तो वो हिसाब से हमें यही लग रहा है आगे जाके जो स्प्रेड है निफ्टी 50 और निफ्टी 500 का, जो फिलहाल के लेवल पे 2500 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, हमारा क्वांट के हिसाब से कैलकुलेशन है कि वो 3200 टू 3300 तक जाएगा। तब तक बाजार में ये तेजी जारी रहेगी। इसका मतलब है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है, जैसे आपके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है, उसमें से पैसे निकाल के वो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स को चेज करेंगे एंड आप यही देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी यहाँ से ऊपर है। अमरीश, एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इंडिया के लिए प्ले करता है वो है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल जो है वो 91-92 प्रति डॉलर के आसपास आ चुका है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या रुझान रहेगा ऑयल प्राइसेस का आने वाले समय में, एंड इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? और साथ में ही काउंटर्स लाइक RIL, ONGC, oil marketing companies, इस पे आपका क्या व्यू बनता है? Crude oil coming down clearly positive है, no doubt.
But then at least in the next one quarter, जब crude नीचे आएगा, then with the oil marketing companies and refineries, what we'll see is inventory losses. तो इसके कारण भी margin pressure रहेगा. And when oil comes down, clearly the refining margins also comes down to a certain extent. क्योंकि हम लोगों ने last दो quarter में we had seen record refining margins. तो वो effect होंगे. And when the crude oil price comes down, clearly effect तो directly on oil exploration companies होगा, ONGC पे होगा. तो मेरा view, at least for the time being, on the oil sector would be a bit negative, at least for the next one quarter. अमित, आपका क्या व्यू बन रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के काउंटर पे, ONGC एंड ऑल मार्केटिंग कंपनीज लाइक HPCL, BPCL, वहां पे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अमृतसर से बिल्कुल सहमत हूँ. नेक्स्ट 1 मंथ में भी हमें यही लग रहा है कि ऑयल रिलेटेड कंपनीज यहाँ से अंडर परफॉर्म करेंगे. रिलायंस भी एक रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे लोअर एंड अराउंड 2300 की तरफ देख रहे हैं, जबकि ऊपर की तरफ 2700 की तरफ. ONGC के लिए आई वुड वेट फॉर लेवल्स ऑफ अराउंड 125 टू एंटर. वहां से हम लॉन्ग पोजीशंस लेने की सलाह होगी. वहां पे हम एक्सपेक्ट करेंगे टारगेट अराउंड 155 160. इस लेवल पे अगर कोई आपको ऑयल एंड गैस पैक में से अगर एंट्री करनी है, तो मेरा एक प्रेफरेंस कॉल होगा पेट्रोनेट की तरफ. इसका एक प्योरली टेक्निकल रीजन है, क्योंकि इसमें काफी एक्यूमुलेशन हुआ है 215 220 के लेवल पे, और इस एक्यूमुलेशन इंडिकेट कर रहा है कि आपको एटलीस्ट 255 की रैली आपको दिखाई देगी. तो इसमें ओवरऑल सेक्टर व्यू नेगेटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप पेट्रोनेट और गेल जैसे स्टॉक ले सकते हो. अमरीश, एक खबर जो हमको आज पढ़ने को मिली है वो इंडिया टू ऑर्डर यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स अंडर द पुश फॉर नेट जीरो. ये जो खबर है, इसके चलते हुए कोई ऐसे सेक्टर्स या कंपनीज जो आपने आइडेंटिफाई की हो, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. तो व्हिच आर द सेक्टर्स दैट यू थिंक विल गेट इम्पैक्टेड, जो इम्पैक्ट होंगे, और आने वाले समय में आपको लगता है कि हमको उन सेक्टर्स पे, न्यूज सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए? No, जो immediate impact होगा cleaner fuel का, I mean, I don't think there are too many in the hydrogen sort of a sphere, but जो immediate जो impact होगा, clearly it will be for the ethanol manufacturing companies and those which are, I mean, associated with ethanol. तो यहाँ पे clearly it would be some sugar companies, basically the top sugar companies like Balrampur. I think that will be positively be affected. And at the same time, जो लोग manufacture करते हैं plants, ethanol plants, for example, a company like Praj Industries, which has nearly 70%, I mean, sort of your market in ethanol. So I think this is one company which will, I think, be benefited very positively. So I think we should be looking at companies like these. I think कुछ technical flaw की वजह से Amit has dropped from the link. He may be joining soon. तो अमित से हम बातचीत जारी रखेंगे. जैसे कि आपने कहा कि चीनी सेक्टर में एथेनॉल की स्टोरी जो है which is playing out. कल ही एक खबर जो आई थी कि चीनी का FRP जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिससे चीनी कंपनी को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एथेनॉल स्टोरी इज प्लेइंग आउट वेल फॉर शुगर कंपनी, जैसे कि अमरीश सर ने कहा. अमरीश, अगर हम बात करेंगे FMCG सेक्टर्स की, नतीजे कुछ बड़ी कंपनियों के आ चुके हैं, HUL के आ चुके हैं, और साथ में अगर हम इसके ITC की बात करें, वहां पे भी नतीजे आ चुके हैं. जो काउंटर बहुत सालों से एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, एक नेगेटिव हमने मूव इसमें देखने को मिला. ओवरऑल FMCG सेक्टर आपको अब कैसा लग रहा है? क्योंकि प्राइसिंग दबाव में रहे हैं, वी नो द इनपुट कॉस्ट वाज ऑन अ हायर साइड. हालांकि दाम उन्होंने बढ़ाए भी है बीच में, लेकिन उतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट में उतना दाम नहीं बढ़ा पाए. तो ऐसे में FMCG स्पेस में आपका क्या व्यू रहेगा? एनीथिंग दैट यू वुड बी बाइंग एट दीस लेवल्स इन दिस स्पेस? देखिए, जो इनपुट कॉस्ट थे फॉर FMCG कंपनीज, दे हैड स्टार्टेड मूविंग द फर्स्ट अबाउट अ ईयर बैक. हमने देखा था कि FMCG कंपनीज को इफेक्ट हो रहा मार्जिन से, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस, द इनपुट प्राइसेस हैड स्टार्ट मूविंग अप. लास्ट 2-3 क्वार्टर में उन्होंने प्राइस हाइक किया, बट दिस अफेक्टेड द वॉल्यूम्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट. इसीलिए हमने वो जो परफॉर्मेंस देखना चाहिए था वो देखा नहीं था FMCG स्पेस पे. बट नाउ विद nearly like normal monsoons, I think rural India will actually bounce back decently well. From that point of view, I think even the volumes will start moving up. हम लोग देखेंगे कि we should see at least low double digit growth in the FMCG space if we're talking of the next
2 to 3 quarters, if not more. So from that point of view, I think you'll see volumes increasing, you'll see margins coming back to normal because the commodity prices have also started coming down. So overall FMCG space पे मैं काफी positive हूँ. I mean, especially a stock like ITC, despite the way it has moved up, I think there is still some more upside from here. Among the others, one could be looking at stocks like Dabur and HUL. अमित, अगर हम मेटल स्पेस की बात करें तो वहां पे भी हमको थोड़ी बहुत रिकवरी मेटल स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है. हालांकि सस्टेनेबिलिटी इज अगेन क्वेश्चनड बिकॉज अभी भी चाइना जो है, जो मेजर कंज्यूमर है मेटल का, वहां पे दिक्कतें हैं. वहां पे ग्लोबल स्लो डाउन हमको देखने को मिल रहा है. तो ऐसे में मेटल स्पेस में आपने कोई काउंटर्स आइडेंटिफाई किए हो जहां आपको लगता है कि बहुत सारी हम डीप करेक्शन देख चुके हैं, एक अच्छा बाउंस बैक भी हम देख चुके हैं, लेकिन सस्टेनेंस जो है उन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी आने वाले समय में? देखिए, हमें यही लग रहा है कि अभी भी जो बेयर मार्केट है मेटल सेक्टर में, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है. जो हम रिबाउंड देख रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसेस है, जो कि जनरली 38 to 23% ऑफ द रिसेंट डिक्लाइन तक आती है, एंड फिर से आपको उसमें एक गिरावट दिखाई देगी. हमें, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन मार्केट्स में रिकवरी तभी हुई है जब मेटल स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन आया है. उसी बाद हमने देखा है कि निफ्टी में एक सस्टेनेबल रिबाउंड आया है 16,000 के पार. हमारा मानना ये है कि अभी भी ये सेक्टर में अभी कोई बॉटम नहीं हुआ है. उसका एक रीजन ये है कि अगर हम बीएसई फाइनेंशियल्स का एमसीएक्स क्रूड के साथ अगर हम डेटा प्लॉट करें, तो उसमें एक मेजर ब्रेकआउट भी इंडिकेट कर रहा है. इसी कारण हमें यही लग रहा है कि मेटल सेक्टर्स में से अभी भी जो भी रिबाउंड है यहाँ पे शायद खत्म होने के चांसेस है, और यहाँ से जो फंड्स है वो डाइवर्ट होकर फाइनेंशियल्स में जाने की हाई पॉसिबिलिटीज लग. अमृत सर, आपका एविएशन सेक्टर पे इस समय क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एटीएफ के दाम अब हल्का हल्का कम होना शुरू हो चुके हैं, ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है, ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ रही है. एविएशन स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट स्पाइसजेट, क्लियर अंडर परफॉर्मर. इंडिगो फिर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम हम उसमें बीच में देख रहे हैं. तो एविएशन सेक्टर पे आपका व्यू क्या है? हमें निवेश करना चाहिए या दूर रहना चाहिए? एविएशन सेक्टर पे व्यू तो उतना पॉजिटिव नहीं है. ऑल्दो ऑयल प्राइस कमिंग डाउन, एविएशन फ्यूल प्राइसेस भी कम हो रहे हैं और भी कम होंगे आगे जाके. बट एट द सेम टाइम जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है. अकासा हैज बीन लॉन्च्ड, आई थिंक 7th इज द फर्स्ट फ्लाइट. उसके बाद दे विल कीप एडिंग ऑन मोर फ्लाइट्स. तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच द फेयर्स विल बी अंडर प्रेशर. तो डिस्पाइट द ऑयल प्राइसेस कमिंग डाउन, आई डोंट सी मार्जिन्स इंक्रीजिंग. And in case jet also comes back, I mean that is getting delayed, तो उससे और भी competition बढ़ेगा. तो I mean I'm not too bullish on the aviation space. मुझे लगता है कि जब यहाँ पे bounce back आता है, one should be booking out. अमित, एक और अनलॉक ट्रेड जिसे हम कहते हैं, आई थिंक अमित फिर हम अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. अमरीश, जिसे हम अनलॉक ट्रेड कह रहे हैं, जैसे कि मल्टीप्लेक्सेस, ऐसे में आपको आइनॉक्स, लेजर जैसी कंपनियां कैसी लगती है निवेश के लिए? बिकॉज दीज आर द कंपनीज व्हिच आर बाउंसिंग बैक नाउ. No, that's true, but then I mean the way they have bounced back, I think it's already priced into a very large extent. और जिस हिसाब से अभी I mean quite a few movies are flopping, and the sort of occupancy levels also is a question mark. So I mean I wouldn't be too bullish, especially जिस हिसाब से now they have bounced back. I think it's fully priced. अमित, हम थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट जो है अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में देख रहे हैं, आइनॉक्स लेजर जैसे स्टॉक में देख रहे हैं. ये दोनों स्टॉक्स पे आपकी क्या व्यू बन रही है? देखिए, अडानी पे हमें यहाँ इस लेवल पे व्यू अभी भी पॉजिटिव बन रहा है. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अराउंड 12 से 15% की इसमें अपसाइड आ सकती है. तो सलाह होगी इस लेवल पे भी आप बेसिकली आप लॉन्ग पोजीशंस इसमें ले सकते हैं. आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो करंट लेवल से आपको 4% का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं. ओके. और आइनॉक्स लेजर? नहीं, आइनेक्स को मैं एक अवॉइड की सलाह दूंगा. आई थिंक ऑलरेडी इसमें कुछ रैली आ चुकी है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से इसमें सस्टेनेबल अपने दिखाई दे. अमरीश, योर व्यू ऑन द फाइनेंशियल स्पेस? अगर हम बीएफएसआई पूरे सेगमेंट की बात करें, वहाँ अगर हमारे इंडेक्स को आगे बढ़ना है और अच्छा परफॉर्म करना है तो बैंकिंग सेक्टर हैज टू परफॉर्म वेल. हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा बोथ इन द प्राइवेट स्पेस
and the PSU space, and also NBFC is doing well. Bajaj Finance twins, Bajaj Finance, Bajaj FinServ have done very, very well. HDFC is now getting back into momentum. So overall, your view on the sector and आपकी top 3 picks क्या होंगी वहाँ? No, in fact, whenever you have an environment of rate hikes, that's the time normally you see most of the financials doing well, and that's exactly I think what we'll see over the next few quarters. Or maybe if you see the last 1 quarter or so, we have seen extremely good performance from the banking space. So वहाँ पे मैं positive surely हूँ. But again, in that, if you look at the pecking order, I'm not too bullish on NBFCs, but decently bullish on the private sector banks. जहाँ पे मेरा pick होगा कोटक, HDFC and ICICI Bank. And at the same time, मुझे लगता है कि even the PSU space, we should see a decent bounce back. We've already seen to a certain extent. तो यहाँ पे मेरा pick है SBI और Bank of Baroda along with Canara Bank. अमित, आप क्या खरीद रहे हैं फाइनेंशियल स्पेस में? आप बड़े पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक ऑन द बैंकिंग स्पेस. देखिए, हम तो लार्ज कैप्स को प्रीफर कर रहे हैं बिकॉज वो ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं बैंक एक्स और बैंक निफ्टी में. हमारा बेस्ट पिक होगा आईसीआईसीआई बैंक इस लेवल पे, जहाँ पे हमारा टारगेट अराउंड 925 का बैठ रहा है. सेकेंडली, अगर आप थोड़े छोटे साइज में जाएं तो बंधन बैंक. आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज अमित के साथ आज हम फेस कर रहे हैं. अमरीश, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑटो स्पेस की, अगेन दिस स्पेस इज बजिंग and there's too much of action. It may be because of the crude oil prices coming down, your metal prices coming down, so many factors. Demand scenario still is not that buoyant. उतना demand अच्छा नहीं देखने को मिल रहा, but yes, it has definitely improved and there's a pent up demand that we are seeing in the auto space. तो ऐसे में आप auto space पे क्या सलाह देंगे? I think everything is quite positive as far as the auto space is concerned. जैसे कि आपने कहा, commodity prices coming down is positive, इनके margins बढ़ेंगे. Waiting period is there across various models, so that's another positive. पर एक ही जो issue आ सकता है is I think Taiwan, क्योंकि China has already stopped a shipment of silica जो काफी important है chips के लिए. And chips can be a big issue for auto sector. हम लोग देखा है recently भी, last 2 साल में देखा है, because of the shortage we have seen there's an issue with production. वो शायद आगे जाके हो सकता है in case the China Taiwan issue escalates. And already हम लोग देखा कि जैसे कि मैंने कहा था, the silica export has been stopped. तो इससे भी effect होगा. So I think one should be a bit careful at this point of time. Yes, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज को लेके पहले ही दिक्कतें ऑटो कंपनीज देख रही हैं. अब हो सकता है कि ताइवान का इशू, दो इट इज नॉट फॉर श्योर दैट विल हैपन, बट यस, कॉशन अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी है ऐसे बाजार में. अगर हम टेलीकॉम की बात करें, नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग रेडी फॉर योर 5G रोल आउट. ऑक्शन तो हमने देखा ही, सरकार को करीबन 1.5 लाख करोड़ का वहां से ऑक्शन से जो बिड्स मिली हुई है. अब एलोकेशन होगा, उसके बाद maybe in the next 4 to 5 months we will see a rollout of services by the telecom companies. So how well do you think that these telecom companies are placed? तीन ही players तो है major, you have Reliance Jio, you have Bharti Airtel, you have Vodafone Idea. So ऐसे में आप इस space में क्या करेंगे? So I mean, if one has to bet on telecom, it's best to bet on a pure play telecom player as against Reliance, because Jio is still a part of Reliance Industries and not an independent company. So here I would surely place my bets on Bharti, because because of 5G, clearly going ahead, we will see the ARPUs moving up. Profitability surely यहाँ से improve करेगा. And as far as the Vodafone Idea is concerned, it could just be sort of a bounce back. वहाँ पे I don't know when profitability will come back. So the only player I would possibly place my bets on is Bharti. अमित, आज थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यूज आपके साथ फेस हो रहे हैं, तो आप अपना बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे, बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में. आईसीआईसीआई एक आप प्रेफर्ड बेट है, और कौन से स्टॉक्स है जिन पे आपकी नजर है? सॉरी फॉर इंटरप्शन. जो हमारा नेक्स्ट पिक है वो एक्सिस बैंक होगा इस लेवल पे. वहाँ पे एक फ्लैग टाइप फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, और वो फ्लैग फॉर्मेशन आपको इमीडिएट टारगेट 775 to 800 का दिखा रहा है.
इवन ऑन 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से, तो वहां पे भी एक बाय करने की सलाह होगी। आपका शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस अराउंड 690 का बैठेगा। दूसरा एक स्टॉक ऑलरेडी जो डिस्कस किया है वो बंधन बैंक, वो हमें लग रहा है कि इसमें 325 की रैली आ सकती है, वहां पे भी आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। एंड कोटक बैंक भी हमें इस लेवल पे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक में अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। एक टिपिकल यू बॉटम इसमें दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपको 2200 से 2300 का इजीली आपको टारगेट आ सकता है। रियल एस्टेट स्पेस में आप अमित क्या सलाह देंगे? वहां पे एक मोमेंटम तो बना हुआ है, बिकॉज अगर हम मुंबई की रजिस्ट्रेशन देखें ऑन द फंडामेंटल साइड, तो वो 10 साल के उच्चतम स्तरों पे है। डिमांड घटी नहीं है डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। फंडामेंटल साइड तो अभी अच्छा लग रहा है। टेक्निकल में आपने कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए जो आपको चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हो ऑन द रियल एस्टेट स्पेस? देखिए, हमें लग रहा है इस सेक्टर में अभी भी रिबाउंड ड्यू है। उसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि अभी भी मेटल स्टॉक्स में जो मेटल कमोडिटी प्राइसेस है, जब तक उनमें गिरावट जारी रहेगी, ये सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट होता रहेगा। इसमें हमारा बेस्ट पिक होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। हमारी सलाह है कि कल के करेक्शन के बाद इस लेवल पे आप री एंट्री लॉन्ग पोजीशंस कर सकते हैं। हमारा अंदेशा Sorry, we've lost Amit's voice again and video again. Ambareesh, your view on real estate sector. How do you like this sector? रियल एस्टेट सेक्टर पे इनफैक्ट आई बीन बुलिश, करीब लास्ट 2 साल से मैं बुलिश हूँ, स्पेशली पोस्ट कोविड, क्योंकि जिस हिसाब से वी हैड सीन द सॉर्ट ऑफ बाउंस बैक इन डिमांड व्हिच वाज नॉट देयर फॉर अबाउट 5-7 years बिफोर दैट। तो मुझे लगता है कि दिस डिमांड इज गोइंग टू कंटिन्यू, बिकॉज दिस इज जेन्युइन डिमांड बाय एंड यूजर्स। इन्वेस्टर्स नहीं है यहाँ पे, इट इज एंड यूजर डिमांड, एंड स्पेशली इन अफोर्डेबल हाउसिंग आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर मच लॉन्गर। कमोडिटी प्राइसेस कमिंग डाउन श्योरली पॉजिटिव है, क्योंकि I mean like because of the commodity prices increase, most of the builders had increased the rates. और जब भी रेट्स इंक्रीज होता है रियल एस्टेट में, डिमांड बढ़ता है, डिमांड कम नहीं होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द फेंस वेटिंग फॉर प्राइसेस टू कम डाउन। और जब लोग देखते हैं कि भाव बढ़ रहा है, दे जंप इन एंड स्टार्ट बाइंग व्हाटएवर दे वर वेटिंग फॉर। So overall real estate I'm still bullish for the next at least foreseeable 2 to 3 years. और यहाँ पे जो पिक्स होंगे, I mean it would be stocks like Godrej, it will be Shobha, which is south based, and a small mid-sized company called Aryan Superstructures, जो केवल affordable housing में है. Although the stock has done decently well, I think it can still move from there. What is your view on stocks like Zomato, the new listings that now we can't call it a new listing क्योंकि अब 1.5 साल से तो वो कामकाज कर ही रही है. Right. Uber has moved out and you have new set of investors, Fidelity coming in. Zomato के शेयर पे आपकी क्या राय बनेगी? क्योंकि बहुत लोग जो है वो इस स्टॉक में IPO में निवेशित है, इंतजार कर रहे हैं उन लेवल्स का एक बार फिर देखने को. So what is your view on Zomato? What should one do? See, one can hold on, पर यहाँ से immediate upside तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, because I mean there'll be still further selling by some of the old shareholders, क्योंकि अभी recently जो shares locked in थे वो free हो गए, इसीलिए हम लोग ने देखा कि उबर ने भी बेचा है yesterday, although it got absorbed very well by other institutions, पर आगे जाके भी I think we will see a decent amount of selling coming in from the old shareholders. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि देयर वुड बी प्रेशर. तो ओवरऑल इफ यू आर टॉकिंग द नेक्स्ट 4 to 6 months, मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है. एंड पोस्ट दैट, इन केस वी सी द लॉसेस कमिंग डाउन, आई मीन एटलीस्ट वी आई मीन देयर इज साइट ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लोज इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, तो शायद वहां से चल सके. If you look at the results were I mean decently good, although it's still losses, but losses are reducing. But I would wait for slightly lower levels. Amit is back with us. Amit, quickly, आपके आज की 3 टॉप पिक्स क्या होंगी? देखिए, फर्स्ट पिक होगी हमारी इस लेवल पे ICICI बैंक, सेकंड होगी टाटा मोटर्स, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट ऑफ अराउंड 525, एंड थर्ड होगी लार्सन एंड टुब्रो, वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ अराउंड 2100. Ambareesh, your take on infra space. अब L&T की बात की है, Amit is positive as far as the charts are concerned. So what is your view on the capital goods and infra space? I mean, the way the government is spending on infrastructure and the sort of projects which are getting done now,
I mean, clearly going ahead also, at least the foreseeable future, I think infra space is going to boom. So stocks like L&T surely should do well. अमित, आरबीआई की पॉलिसी है कल, उससे पहले आप क्या सलाह देंगे? निफ्टी में क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? डेरिवेटिव के आंकड़े क्या कहते हैं? और बैंक निफ्टी आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हमें यही लग रहा है कि मार्केट में ऑलरेडी एक रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, एंड रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो जब निफ्टी ने 17,000 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दी है। हमें यही लग रहा है कि अगर मार्केट में कोई भी डिक्लाइन आती है 100 पॉइंट या 50 पॉइंट्स पे, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से ऐड करनी है, बिकॉज जो रेंज ब्रेकआउट का टारगेट है आपको इमीडिएट 18,600 का दिखाई दे रहा है, तो सलाह बाय की होगी। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो तो आप बैंक ईटीएफ ले सकते हो, निफ्टी 20 जैसे ईटीएफ ले सकते हो। एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो फ्यूचर्स ले सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 17,000 का क्लोजिंग बेसिस पे। मेरी यही सलाह होगी कि आपको इस लेवल पे थोड़ा एक बोल्ड स्टैंड लेके एक पॉजिटिविटी लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे आपके पास इंडिया विक्स है जो कि 20 के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जबकि बाजार में थोड़ा पेसिमिज्म है, तो आपको इस लेवल पे लॉन्ग करके पैसे बनाने चाहिए। So Amit, what is the possibility of Nifty hitting new record high this year? Well, we are expecting based on previous stats, whenever range breakout, मतलब range breakout जब भी होता है तो जनरली 8 या 9 सेशन में उसका टारगेट कंप्लीट होता है, तो इस हिसाब से 9 within 10 trading sessions we are expecting Nifty to hit 18,600. Amrish, what is your view on the RBI policy? मतलब गवर्नर एग्रेसिव होंगे, क्योंकि अब जो इस समय इंडिकेशंस आ रही है तो करीबन 25 से 35 बेसिस पॉइंट के हाइक की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगर इससे कम होता है तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर 50 बेसिस पॉइंट होता है टू फ्रंट लोड तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? हाउ इज मार्केट प्लेस्ड अहेड ऑफ द पॉलिसी? See, I'm expecting on the higher end, and I'll not be too surprised if we see a 50 basis points hike. So I'm placing my bets on that. I don't think it'll be 25 basis points or no hike. I don't see any sort of possibility of no hike. 25 basis points ka probability low hai. It could be anywhere between 35 to 50. So what should one do ahead of this policy? There could be some reaction if it is 50. There could be some reaction because I think markets are clearly expecting a bit lower than that. But my expectation, like I said, it's more towards 50 than 25. अमित, फाइनली अगर हम एफएमसीजी स्पेस की बात करें, अमरीश से मैंने पूछ लिया था कि एफएमसीजी स्पेस उनको कैसा लगता है। उनको तो अच्छा लगता है। चार्ट्स पे कोई ऐसे काउंटर्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल, एफएमसीजी स्पेस हमारा भी एक फेवरेट है। इस लेवल पे भी हम सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक्स जैसे ज्योति लैब्स, जिसमें अच्छा कंसोलिडेशन के साथ अभी ब्रेकआउट हो रहा है, उसमें आप 20% की रैली इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी अराउंड 175 की तरफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप इसमें इजीली 230-250 की तरफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा एक पीक होगा आईटीसी, जहाँ पे हमारा टारगेट है अराउंड 375 टू 400 फ्रॉम 1 ईयर पर्सपेक्टिव। उसमें भी एक सलाह होगी कि इस लेवल पे भी आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। अगर आप लीवरेज प्लेयर हो तो आपको 270 का स्टॉप लॉस रखना है। और तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। उसमें भी हमें लग रहा है कि एक क्लियरली बॉटम हो चुका है। मेजर ब्रेकआउट हमने देखा है 3600 के ऊपर, तो वो भी हमें अराउंड 4200 4300 के टारगेट के स्तर दिखाई दे इंडिकेट कर। अमरीश, वन लास्ट क्वेश्चन। अभी तक रिजल्ट्स आ चुके हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, बड़ी कंपनियों के, छोटी मंझोली कंपनियों के। ओवरऑल व्हाट सेंस डज दिस क्वार्टर वन अर्निंग्स मेक टू यू? कहीं डिसअपॉइंटमेंट होगी, कहीं काफी अच्छे रिजल्ट्स आए होंगे। सो अगर आपको रेट करना हो तो आप कैसे रेट करेंगे क्वार्टर वन अर्निंग्स फॉर द कॉर्पोरेट्स? I would say they are a bit mixed क्योंकि काफी सेक्टर्स में हम लोग देखा कि there is margin pressure, no doubt. क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर्स से जो हेल्प मिला था वो मेटल स्पेस से मिला था, and this time that is what has clearly underperformed. So overall I would say it's mixed, and I think this trend could continue for a quarter more. Even Q2 में भी हम लोग शायद more or less similar trend ही देखेंगे। Thank you Ambrish, thank you Amit for your time. Pleasure speaking with you as always. तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। Thank you for watching.